आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब भी किसी देश की तरक्की या कामयाबी की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है? पैसा या बड़ी अर्थव्यवस्था, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ तिजोरी भरने का मतलब ये है कि देश के नागरिकों की जिंदगी भी सच में बेहतर हो रही है? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि किसी राष्ट्र की असली प्रगति सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि लोगों के वास्तविक कल्याण और विकास से मापी जाती है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले बात होगी आर्थिक विकास की सीमाओं की, फिर हम देखेंगे कि सच्चे मानव विकास को मापा कैसे जाता है। इसके बाद गरीबी और संपत्ति के बंटवारे पर नजर डालेंगे, कल्याणकारी योजनाओं और सूचकांक के कनेक्शन को समझेंगे, अनबैंक्ड के लिए बैंकिंग की बात करेंगे और अंत में एक अहम सवाल, क्या वित्तीय समावेशन से सच में एचडीआई बढ़ता है? चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, आर्थिक विकास की सीमाएं। आखिर कामयाबी को मापने के हमारे जो पुराने तरीके हैं उनमें दिक्कत क्या है? आर्थिक विकास, जिसे हम आम बोलचाल में जीडीपी कहते हैं, ये असल में क्या है? ये एक लंबे समय में देश में बनने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा में होने वाली बढ़ोतरी है। यहाँ लंबे समय पर जोर देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी साल बारिश बहुत अच्छी हुई और खेती में जबरदस्त उछाल आ गया, लेकिन अगले साल सूखा पड़ गया, तो इस एक बार की बढ़ोतरी को सच्चा आर्थिक विकास नहीं माना जा सकता। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। सिर्फ उत्पादन की मात्रा बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फायदा सबको मिल रहा है। इसे ऐसे समझते हैं, हो सकता है कि देश में लग्जरी कारों का उत्पादन तो तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन आम आदमी की बुनियादी जरूरत की चीजें कम बन रही हों। और हाँ, अगर जीडीपी सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं, तो वो भी असली विकास नहीं है। असली विकास तब है जब उत्पादन की मात्रा सच में बढ़े, केवल कीमतें नहीं। भाग 2, वास्तविक मानव विकास को मापना। तो अगर सिर्फ उत्पादन गिनना एक धोखा हो सकता है, तो फिर सही पैमाना क्या है? यहीं पर हमें जीडीपी से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत पड़ती है। इन दोनों में बहुत ही साफ अंतर है। जीडीपी पूरी तरह से भौतिक चीजों, मशीनों, कारखानों और पैसों पर फोकस करती है। ये बस ये बताती है कि देश कितना अमीर है। वहीं दूसरी ओर है मानव विकास सूचकांक, यानी एचडीआई। ये सूचकांक मशीनों की नहीं, इंसानों की बात करता है। ये आम लोगों के कल्याण, समानता और उनके पास मौजूद विकल्पों की बात करता है। 1990 में यूएनडीपी की पहली मानव विकास रिपोर्ट ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से समझाया था। महबूबुल हक और हमारे भारतीय नोबेल विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन के मार्गदर्शन में बनी इस रिपोर्ट ने साफ किया कि विकास का असली मतलब लोगों के सामने मौजूद विकल्पों का दायरा बढ़ाना है। क्या एक इंसान के पास अच्छी शिक्षा पाने का विकल्प है? क्या उसके पास बेहतर स्वास्थ्य चुनने की आजादी है? यही तो असली मानव विकास है। इस एचडीआई के 3 बहुत ही बुनियादी पिलर्स हैं। पहला, एक लंबा और स्वस्थ जीवन, दूसरा, ज्ञान और शिक्षा तक पहुंच, और तीसरा, एक सम्मानजनक जीवन स्तर। 2010 से इन तीनों को एक साथ मिलाकर एक ज्यामितीय माध्य के जरिए मापा जाता है। वैसे 1970 के दशक में मॉरिस डेविड मॉरिस ने PQLI के जरिए भी ऐसी ही एक कोशिश की थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में एचडीआई ही असली पैमाना बन चुका है। भाग 3, गरीबी और संपत्ति का विभाजन। अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, अगर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो उसका फायदा खुद ब खुद सबको क्यों नहीं मिल जाता? बाधाएं आखिर हैं कहाँ? अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्ज़ कुजनेट्ज़ कर्व इसका बड़ा दिलचस्प जवाब देता है। इसके मुताबिक जब कोई देश विकासशील अवस्था में होता है तो शुरुआत में आर्थिक असमानता काफी तेजी से बढ़ती है। अमीर और अमीर होते जाते हैं। इसे नापने के लिए गिनी गुणांक का इस्तेमाल होता है, जो 0 से 1 तक होता है। अगर गुणांक 0 है तो सब बराबर हैं, और अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कि वहाँ भयंकर असमानता है। इस असमानता को समझने के लिए पेरेटो सिद्धांत या 80-20 नियम बिल्कुल सटीक बैठता है। होता क्या है कि समाज की 80% संपत्ति महज 20% लोगों के हाथों में सिमट जाती है। ऐसे में होता ये है कि देश का कुल जीडीपी तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जमीनी स्तर पर सापेक्ष या पूर्ण गरीबी जस की तस बनी रहती है। इस खाई के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है बेरोजगारी, और ये भी कई तरह की होती है, जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी,
तकनीक बदल गई, कंप्यूटर आ गए और पुराने कौशल वाले लोग अचानक बेकार हो गए। फिर चक्रीय बेरोजगारी, जब अर्थव्यवस्था में मांग ही गिर जाए। और खुली बेरोजगारी, जब लोग काम की तलाश में गांव से शहर आते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। ये सब वो दीवारें हैं जो आम इंसान को विकास की लहर का हिस्सा बनने से रोकती हैं। भाग 4, कल्याणकारी योजनाएं और सूचकांक। जब आर्थिक विकास अपने आप हर नागरिक तक नहीं पहुंचता, तब सरकार को कदम उठाना पड़ता है। यहीं से कल्याणकारी नीतियों का जन्म होता है। भारत ने समय के साथ अपनी कल्याणकारी नीतियों में कई शानदार रणनीतिक बदलाव किए हैं। 1974 के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से बात शुरू हुई। 2006 में एक बहुत बड़ा कदम उठा जब ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर केंद्रित मनरेगा लागू किया गया। लेकिन सिस्टम में असली क्रांति आई 1 जनवरी 2013 को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के रूप में। इसने योजनाओं का पैसा बिचौलियों के बजाय सीधे लोगों के खातों में पहुंचाना शुरू कर दिया। और मजे की बात देखिए, भारत की ये योजनाएं सीधे HDI के उन 3 पिलर्स को हिट करती हैं। ज्ञान तक पहुंच के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, जीवन स्तर सुधारने के लिए मनरेगा और भारत निर्माण जैसी योजनाएं आईं, और स्वास्थ्य व लंबे जीवन के लिए मिड डे मील जैसी योजनाएं, जिससे बच्चों को सही पोषण मिल सके। सब कुछ एकदम कनेक्टेड है। भाग 5, अनबैंक्ड के लिए बैंकिंग। सरकार ने योजनाएं तो बना दी, पर उन योजनाओं का फायदा बिना किसी लीकेज के सीधे आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा? इसका जवाब था वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का सीधा सा मतलब है कि बैंकिंग सेवाएं जो कभी सिर्फ शहरों और अमीरों तक सीमित थीं, वे सस्ते में वंचित और कम आय वाले लोगों तक पहुंचे। भारत में स्वाभिमान जैसे आंदोलन शुरू हुए ताकि उन हजारों गांवों में बैंक पहुंचे जहां पहले कोई शाखा नहीं थी। क्योंकि जरा सोचिए, बिना बैंक खाते के कोई भी व्यक्ति मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से कैसे ही जुड़ेगा? और फिर 2014 में आई प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसने तो जैसे वित्तीय समावेशन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये कोई साधारण बैंक खाता नहीं था, इसके साथ रुपे कार्ड मिला, और सबसे बड़ी बात, हर खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा बिल्कुल मुफ्त दिया गया। साथ ही 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी। लाखों ऐसे लोग जो पूरी तरह से अनबैंक्ड थे, वो रातों रात वित्तीय सुरक्षा के दायरे में आ गए। भाग 6, क्या समावेशन से HDI बढ़ता है? अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। हमने GDP की बात की, HDI की बात की और बैंक खातों की भी बात की, लेकिन ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? क्या बैंक में एक खाता खुलने से सच में देश के मानव विकास सूचकांक पर कोई असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आर्थिक थ्योरी को हमारी जमीनी हकीकत से जोड़ देता है। हाँ, ये देखते हैं कैसे। आइए इस जबरदस्त चेन रिएक्शन को समझते हैं। पहला कदम, जन धन योजना के जरिए उस गरीब व्यक्ति का बैंक खाता खुलता है जिसका आज तक कोई वित्तीय अस्तित्व ही नहीं था। दूसरा कदम, अब सरकार DBT के जरिए बिना किसी बिचौलिए के मनरेगा की मजदूरी या स्कॉलरशिप का पैसा सीधे उस खाते में डालती है। तीसरा कदम, जब पूरा का पूरा पैसा परिवार के हाथ में आता है तो वे बेहतर खाना, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं चुन पाते हैं। और यही तो HDI का मुख्य लक्ष्य है, एक बेहतर जीवन स्तर। तो अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विकास को देखने का नजरिया बदलना ही होगा। सच्ची प्रगति सिर्फ देश में मौजूद दौलत को गिनने या GDP बढ़ाने में नहीं है। असली प्रगति इस बात में है कि वो दौलत कितने लोगों तक पहुंच रही है, कितने लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा है। जब तक समाज का आखिरी व्यक्ति इस विकास का हिस्सा नहीं बनता, तब तक कोई भी आंकड़ा सच्चा विकास नहीं दर्शा सकता। जाते जाते ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर हम ऐसे सिस्टम नहीं बनाते जो हर एक नागरिक को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर सकें, तो क्या ऊंचे GDP के आंकड़ों का और इस अंधाधुंध धन सृजन का कोई मानवीय अर्थ रह जाता है? विकास का मतलब सिर्फ तिजोरियां भरना नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगियों में संभावनाएं भरना है। इस विस्तृत विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत